जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परिवार सहित आप सभी को ये नया साल बहुत मंगलमय हो और जो भी आपने अपना लक्ष्य चुना हो आपका लक्ष्य पूरा हो। इसी नए साल की शुरुआत मैं इन 4 लाइनों के साथ करना चाहता हूं कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। इसी के साथ आज से मैं एक YouTube के माध्यम से एक क्लास शुरू करने जा रहा हूं जो ओनली कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए होगी। वो भी इस परिप्रेक्ष्य में कि उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये निर्णय लिया है कि क्यों ना बच्चों के हित में एक क्लास शुरू की जाए और ये 20 अंक आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देंगे। और इसी के साथ मैं देर ना करते हुए आपकी क्लास को शुरू करता हूँ। आपको थोड़ा बता देता हूँ कौन सी किताब से मैं इन प्रश्नों को करवाने जा रहा हूँ। देख लीजिए आप भी। इस किताब का नाम है एक्टिव, NCERT चित्रा प्रकाशन। तो आप यही सब बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारे वीडियो आप लगातार देखते रहें और मैं प्रयास करूंगा कि 15 दिनों में ये सारे चैप्टरों के लगभग आपके सभी वीडियो आपके बना दूं और आपका ये बहुविकल्पी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो देर ना करते हुए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। जैसे देखिए आप, जैसे हम यहाँ पर m के बराबर धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे क्योंकि इसमें बोल दिया है धनात्मक सम पूर्णांक। तो मैं कुछ यहाँ धनात्मक पूर्णांक ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अब इन्हीं ऑप्शनों के माध्यम से देखें। पहला तो m है विकल्प, तो m के तो सारे मान हैं, तो इसमें तो देखो 1 भी आ रहा है, विषम है, 2 तो सम है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, विषम भी है, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प देखें, m+1 है, तो m के मान में रखो इसमें, तो m के मान क्या है, 1 रखेंगे तो 1 में रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, सम है। लेकिन जब हम 2 को रखेंगे, 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया क्योंकि हमने बोल दिया धनात्मक सम पूर्णांक कैसा होगा, तो ये विषम आ गया, ये भी नहीं होगा। तीसरे विकल्प में हम देखेंगे कि 2m है। अब इसमें मान रखो m के जितने भी मान दिए यहाँ, तो 2 गुणे 1 तो 2। अब 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 4। अब 3 रखेंगे, 2 गुणे 3 6। ऐसे ही देखना, 2 गुणे 4 रखेंगे तो 8। ऐसे ही 5 रखा m की जगह पे, 2 गुणे 5 बराबर 10। देख रहे हो आप, ये जितने भी पूर्णांक हमें प्राप्त हुए हैं वो धनात्मक सम पूर्णांक हैं। तो हमारा विकल्प यही सही होगा। तो विकल्प कौन सा हमारा सही हुआ, C। तो प्रत्येक जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, 2m के रूप का होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो हम यहाँ पर q बराबर कुछ पूर्णांक लेंगे, वो भी कैसे, धनात्मक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। अब देखो पहला ही रखो, तो पहले में विकल्प में क्या है, तो ये थोड़ा सारे मान यही चले जाएंगे। इसमें देखो विषम भी है, सम भी है, विषम भी है, सम भी है, तो पहला विकल्प तो होगा ही नहीं। दूसरा विकल्प है q+1। देखो q+1, तो इसमें रखो दूसरे विकल्प में। दूसरा विकल्प आपका है q+1। इसमें मान रखो आप 1 रखेंगे तो 1+1 कितना हुआ, 2 हुआ, तो ये सम मिल गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता, शुरू में ही गलत हो गया। अब तीसरा विकल्प देखेंगे। तीसरा विकल्प है 2q। तो 2q हमने अभी आप बता ही दिया,
टू क्यू हो, यहाँ पर कोई सा भी चर संख्या हो, तो चाहे क्यू हो तो यहाँ ये तो सम ही होगा, नहीं रख के देख लो, ये तो आपका सम है ही है, मैं पहले बता ही चुका हूं, तो इसको चेक ही नहीं करेंगे। तो चौथा देखिए, 2q+1, 2q+1 इसमें रखो, तो 2 गुणे क्यू के मान रखो, पहले 1 रखेंगे +1 कितना हुआ, 2 एकम 2, 1 3 आया, फिर 2 गुणे क्यू का मान 2 रखेंगे, तो 1 2 दूनी 4 1 5, क्यू का मान 3 रखेंगे, 2 गुणे 3 +1, तो 2 3 6 1 7, और 2 का मान फिर क्यू का मान हम 4 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो कितना हुआ, 2 चौको 8 1 9, और 2 का मान और एम का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो उसमें 1 जोड़ेंगे, 2 पंजे 10 1 11। इसी तरीके से एम का मान 6 रखा मैंने, तो उसमें 1 जोड़ा, तो 2 छंग 12 1 13। देख रहे हो आप, ये जो पूर्णांक हमें प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, धनात्मक हैं लेकिन विषम पूर्णांक हैं। तो हमें पता चला यहाँ से कि जो भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, 2q+1 रूप का। अतः हमारा यही विकल्प हमारा ठीक है। आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न है आपका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहती है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांकों q और r का अस्तित्व है कि a बराबर bq+r, जहां r निम्नलिखित को अवश्य संतुष्ट करेगा। आपने पढ़ा होगा, पढ़ भी चुके होंगे आप, कि एक प्रमेयिका होती है यूक्लिड की। कौन सी होती है, अगर किसी a पूर्णांक को b पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल में q और शेषफल में r प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही हमारी, तो इसको हम a पूर्णांक, ये हमारा क्या होता है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये आपका क्या होता है, शेषफल होता है। तो ये प्रमेयिका क्या होती है, देखो यहाँ a बराबर कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर a बराबर bq+r लिखेंगे। और इसी तरीके से मैं एक उदाहरण और लेना चाहूंगा आपको, इसी उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मैंने 5 लिया, तो इसको 2 से मैंने भाग दिया, तो 2 दूनी 4, 1 बचा। ठीक है, तो इसको 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणे 2 +1। तो यहां आपने देखा है r का मान, जैसे मैं अब 2 ही ले रहा हूं, 4 ले लो, तो 4 को मैंने 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4, यहां शेषफल 0 आ रहा है। तो हमें यहां से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ 1 शेषफल है, 0 शेषफल, तो यहां स्पष्ट हो रहा है जो r का मान आया है वो शेषफल जो हमारा है, जो r क्या है, यहाँ पे शेषफल है, तो शेषफल जो हमारा है वो भाजक से छोटा है, भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, और 0 रहेगा। तो r का मान, तो कैसे इसको प्रमेयिका को देखेंगे, देखो, तो r का जो भी मान होगा वो 0 से तो बड़ा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो r को कैसे लिखेंगे, r को हम ऐसे लिख देंगे, ये जो r है वो 0 से r का मान बड़ा और बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। अर्थात जो शेषफल होता है हमारा वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो भाजक होगा उससे हमेशा छोटा ही होगा। समझ में आ गया होगा आपके, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपका है, तो इस हिसाब से थोड़ा मिस्टेक, तो तीसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा बेटा, तीसरा वाला। ठीक है, तीसरे विकल्प में जो आपका तीसरे प्रश्न का विकल्प है वो कौन सा सही हुआ, तीसरे का सी विकल्प सही है, सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 95 और 152 का महत्तम समावर्तक है, तो कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकाल लो। तो चौथा सवाल है बेटा 95 भाग 152, तो कितना बार जाएगा,
95 एकम 95, 2 बार ज्यादा हो जाएगा। देखो 2 पंजे 10, 2 नेम 18, तो 95 एकम 95 करेंगे हम, तो कितना बचा, 12 में से 5 गया 7, यहां कितना बचा 4, 14 में से 9 गया कितना, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहां बचा 4, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, अब 97 से काटो, 57 से काटो 95 को, तो 57 एकम 57 आया, कितना बचा, तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा बेटा, यहां कितना बचा 8, 8 में से 5 गया 3। अब 38 से काटो 57 को, तो 38 दूनी ज्यादा हो जाएगा, 38 एकम 38, 7 में से 8 गया जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया 9 बचा, यहां कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1। तो अब 38 को 19 से काटो, तो 19 दूनी 38। तो ये अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। अतः जो मासा है कितना है बेटा 19। अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, सी नंबर। अतः विकल्प जो सी नंबर है वही आपका सही है। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए क्या दिया है, n बराबर, तो 2 की घात 3, 3 की घात 4, 5 की घात 4 गुणा 7। तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे, मतलब कि कितने शून्य, ये संख्या जो बनेगी n इतना हल करने के बाद कितने इसमें शून्य आएंगे। तो शून्य एक ही तरह का मैं आपको बता दूं कि जितने हमारे 2 और 5 के गुणा में, मतलब कि 10 जितने 10 के रूप में 10 के रूप जितने जीरो होंगे तो उतने ही इसमें शून्य होंगे। अब देखो यहां से हम देखेंगे कि 10 किन किन से बन रहा है। देखो यहां पे देखो 5 की घात 4 है, ठीक है, या 2 की घात 3 है। तो ध्यान दो, तो निम्नतम घात देखना है। तो 2 और 5 से ही तो 10 बनेगा। देखो 2 और 5 की गुणा करेंगे तभी 10 बनेगा। जब एक एक घात थी तो एक जीरो आया। तो जैसे ही अगर यहाँ पे 3 है, अधिकतम कितना है 3, तो यहाँ पर अधिकतम 5 4 बार है, तो अधिकतम वाली घात नहीं देखेंगे, निम्नतम वाली घात देखेंगे। कितना 2 कितनी बार है 3 बार। तो कितने जीरो अधिकतम होंगे इसमें संख्या में, 3 जीरो होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2 की घात 3 और 5 की घात 3 को भी ले लेंगे साथ में, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 3। तो कितने जीरो हुए 1 2 3। तो ये इस संख्या में कितने जीरो होंगे बेटा 3। तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा, बी। अतः हमारा विकल्प बी सही है। आगे देखिए छठा प्रश्न है आपका, क्या है देखो, क्या कह रहा है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। देखिए आप जानते हो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। 2 नेम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर काटो, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नेम 18, फिर 7 से काटो, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नेम 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट दो, 7 एकम। तो ये जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, इनकी घातों को देखेंगे। इस पर 1 घात, इस पर भी 1 घात, इस पर 1 घात, इस पर भी 1 घात। तो 7 की कुल घातें कितनी हो गई, देखो कुल घातें 1 2 3 4, सब टोटल मिला के घातें गिनेंगे 1 2 3 4। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा छठे का, देखिए तो विकल्प सी। छठे का विकल्प कौन सा है, सी। अतः जो विकल्प सी नंबर है, अतः कितनी घातें होंगी इसमें अभाज्य गुणनखंड होगी 4। ठीक है, अतः विकल्प कौन सा सही है बेटा, सी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। 7वां सवाल है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की कितनी घात है। ऐसे ही इसको करेंगे, 144 को लिखेंगे, इसके बाद गुणनखंड करेंगे तो कितना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 18 दूनी 36,
2 नियम 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे 2 की घात पूछी है तो पहले इनको सही से लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो 2 की घात कितनी है, देखो 1 2 3 4, टोटल कितनी घातें हैं 2 की, गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगी 4। तो 2 की कुल घात कितनी है बेटा 4, तो कितनी हो जाएंगी। अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होगा 4 वाला। अतः विकल्प ए सही है, ए सही ये वाला। ठीक है। अब 8वां सवाल देखो, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा आप सभी के। तो दी गई हैं संख्याएं देखो 26 और 169 का महत्तम समावर्तक जिसे हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे जो HCF कितना है 13 है। तो 26 और 169 का लघुत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा। आपने इस चैप्टर में एक सूत्र पढ़ा होगा, जो 2 संख्याएं दी हो उनका लासा और मासा दिया हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे LCM गुणे HCF, लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या यहां पे कितनी है 26 बेटा, और दूसरी संख्या कितनी है बेटा 169। ठीक है। और LCM कितना दिया है, LCM निकालना ही है तो LCM को जो का त्यों रखेंगे, और HCF कितना दिया है 13। तो 13 को इधर लाएंगे तो 26 गुणा 169 बटे 13, इधर क्या बचा LCM, तो 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 13 तेरियम 169। तो कितना बचा, तो 13 की गुणा करेंगे 26 में, 3 6 78, 7 बचा, 7 हासिल, 13 दूनी 26, 26 और 7 33। तो LCM कितना आया बेटा 33, 338। अतः विकल्प कौन सा सही है बेटा हमारा C। अतः विकल्प C है वो हमारा सही है। अब आगे देखेंगे, पढ़ेंगे सवाल। उसके बाद नमा है A बराबर इतना 2 की घात 3 गुणा 3 और B बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 और C का मान है 3 गुणे n गुणे 5, 3 घात n गुणे 5। और A B C का लघुत्तम समावर्तक जो तीनों संख्याएं दी हैं उनका LCM कितना है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5। तो n किसके बराबर होगा, तो n का मान पूछा है यहाँ पे। देखो बेटा, तो n का मान कैसे निकालेंगे, देखो तो A का मान कितना दिया है 9वें सवाल में, तो A बराबर पहले लिख लें, A बराबर दिया है बेटा 2 की घात 3 गुणा 3, B का मान क्या दिया है 2 गुणा 3 गुणा 5 और C का मान दिया है 3 घात n गुणा 5। ठीक है। तो n किसके बराबर होगा, ध्यान दो। और LCM पूछा गया, LCM कितना दिया है, देखो LCM है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणा 5। और इनका तो ये दिया है, यहां भी 1 होगा, तो तुलना करो। देखो 3 की घात 2 की जगह क्या है 3 घात n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 2। तो अतः विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा बेटा B। आगे देखते हैं 10वां सवाल। यदि A तथा 18 का लघुत्तम समावर्तक 36 तथा A और 18 का महत्तम समावर्तक 2 है तो A बराबर होगा। देखो A तथा 18 दो संख्याएं हैं आपकी, तो पहली संख्या कितनी है बेटा A और दूसरी संख्या कितनी है 18। ठीक है। तो इनका LCM दिया है आपको, LCM कितना दिया है, ठीक है 36, और निकालना क्या है मुझे और HCF कितना दिया है बेटा, HCF दिया है बेटा 2। तो निकालना है A का मान निकालना है, क्या मान निकालना है बेटा A का मान, A किसके बराबर होगा। देखिए तो हम वही सूत्र लगाते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM इंटू HCF लगाओ बेटा। तो पहली संख्या कौन सी है A, दूसरी संख्या कितनी है 18, तो LCM कितना है 36, HCF कितना है बेटा 2। तो काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो A बराबर 2 दूनी
4। ये किसके बराबर निकला बेटा? ऐसे आप लगा लेंगे, ए बराबर 4। तो अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी। अतः विकल्प जो है हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट, जो है बेटा क्या है, देखिए 11वां सवाल। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर इतना बी बराबर इतना रूप में व्यक्त किया, एक्स और वाई की वाई अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ कितना होगा? देखिए ए बराबर कितना है? एक्स की घात 3 वाई घात 2 और बी का मान कितना है बेटा? एक्स वाई घात 3। अब देख क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है इन दोनों संख्याओं का। तो मैंने आपको बताया एलसीएम में अधिकतम घात देखते हैं, अधिकतम घातों को क्रम से लिखते चले जाते हैं, और इधर इसमें एलसीएम में कम से कम सब में मिले। देखो अधिकतम घात एक्स कितनी है? 1, और इसमें भी अधिकतम घात न्यूनतम घात देखो एक्स मिल जाएगा इसमें, और इसमें न्यूनतम कितनी है? तो यहां से एक्स उठा लो और यहां से न्यूनतम बाई कितनी न्यूनतम है? 2 बाई घात 2। तो एक्स बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका मासा? एक्स बाई घात 2। ठीक है बेटा, अतः विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 12वां सवाल है आपका। यह दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू को पी बराबर, पी कितना है बेटा? ए बी स्क्वायर, क्यू कितना है? ए की घात 3 बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां ए और बी क्या ऐसी बेटा अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे फिर, इसमें क्या पूछा गया? हाँ, तो ए और बी दो एलसीएम पूछा है, एलसीएम पी क्यू का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम में क्या करते हैं हम? एलसीएम जब निकालते हैं अधिकतम घात देखते हैं, अधिकतम घात दोनों में देखो, तो यहां से देखो सबसे अधिकतम घात ए की पहले देखो, ए की अधिकतम कितनी है? 3, तो ए वाला ही हो जाएगा वेक्टर 1। दूसरा बी देखो, दूसरी संख्या कौन सी? बी पे अधिकतम घात कितनी है? 2, तो बी की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मासा हुआ? ए की घात 3 बी की घात लासा, तो लासा कौन सा हुआ? ए की घात 3 बी की घात 2। अतः विकल्प कौन सा सही है आपका? सी। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे देखो बेटा 13वां सवाल। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1200 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समावर्तक नहीं होगी? सीधी सी बात है, महत्तम समावर्तक नहीं होगी। जो इसको काट देंगी वो सब इसकी महत्तम समावर्तक हो सकती हैं, जो इसको नहीं काट पाएगी पूरा तो वो उसकी महत्तम समावर्तक नहीं होगी। देखो 600 से भी कट जाएगा, ये 400 से भी कट जाएगा और 200 से भी कट जाएगा, लेकिन 500 से नहीं कटेगा। तो ध्यान देना बच्चे जल्दी हड़बड़ाहट के मारे ये नहीं शब्द नहीं देखते। नहीं शब्द ये बड़ा बुरी बला है, इस नहीं शब्द को बड़े ध्यान से देखेंगे जब भी प्रश्न पढ़ेंगे, बड़े एकाग्र होकर प्रश्न पढ़ें। नहीं वाला इसमें आ जाता है, बड़ा चक्कर हो जाता है, गलत हो जाता है अक्सर प्रश्न बच्चों पर। तो ये नहीं शब्द बड़े ध्यान से देखेंगे। तो क्या है? तो महत्तम समावर्तक नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये 500 वाली संख्या इसको पूरा विभाजित नहीं कर पाएगी। तो इसलिए 500 वाली संख्या इसका महत्तम समावर्तक नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो जो 500 है था विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 500 वाला। अब 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल देखो क्या है बेटा, पहले पढ़ते हैं सवाल को। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो न्यूनतम संख्या कौन सी है? देखो बेटा, तो 1 से 10 तक की संख्याएं लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो कौन कौन से, अब देखो ध्यान से, हमारे पास ऑप्शन है 10 100 504 2520। 10 है, 100 है, तो इधर लिख लो। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 504, चौथा है 2520। तो देखो उसने क्या कहा है, इन सभी 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। देखो इनसे कौन कौन सी
विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? छोटी छोटी इन सभी संख्याओं से कट जाए बोझ संख्या। देखो 10 2 से कट जाएगी, ध्यान से समझना इस बात को। 2 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, लेकिन 3 से नहीं कटती, ये भी गलत हो गया ऑप्शन हमारा। 100 देखो 10 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कट जाएगा और 3 से नहीं कटेगा, ये भी हमारा ही रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। अब 504 देखो 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा। अब यहाँ 10 तक की पूरी 10 तक की तो देखो तो 2 से भी कट जाएगा, लास्ट में 4 है, और 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। इनके अंकों को जोड़ लो, 5 4 9, तो 3 से भी कट जाएगा, तो और ये 5 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब 2520 को उठाओ, 2520 को उठाओ, इस सबसे कट जाएगा, 10 संख्याओं से ये पूरा इन 10 संख्याओं से 2520 कट जाएगा। तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 से कैसे चेक करेंगे? देखो 5 2 7 2 9, ठीक है। 4 से देखो लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। 5 से देखो यदि वो सभी संख्याएं जो जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 5 से कट जाती हैं। 6 से 2 से कटने वाली और 3 से कटने वाली जो संख्या होंगी वो 6 से की कट जाएगी। देखो 2 से कटी जाएगी, 3 से तुमने अभी चेक ही किया है, 5 2 7 2 9, तो ये 6 से भी कट जाएगी। 7 से देखो काट के तो 7 3 21 4 बचा, 7 6 42, ये भी कट जाएगा। 8 से देखो 8 3 24, 1 बचा, 8 1 8, कितना बचा? 4 8 5 40, ये भी कट जाएगा। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 7 बचा, 72 9 8 72, 10 से तो कट ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कौन सी संख्या इन 10 संख्याओं से कट जाएगी, तो वो 2520। अतः विकल्प कौन सा सही है बेटा? अतः विकल्प चौथा सही है, ठीक है बेटा। अब आते हैं 15, सवाल नंबर 15 पे। तो क्या लिखा है? शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखो कौन सी हो सकती है? तो जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणे 5 का रूप का हो सकता है, वही संख्या परिमेय संख्या होगी। अब देखो 164 को निकालो। देखो 2 ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या 5 आए, या 2 या 5 दोनों आए, तो वही संख्या परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। देखो कौन सी देखो होगी परिमेय संख्या? जो कौन सी होगी परिमेय संख्या? तो होंगी ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन शांत दशमलव संख्या उसने पूछा है। तो शांत दशमलव संख्या कौन सी होगी? या तो 2 उसके हर में आए, हर के अभाज्य गुणनखंड, या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। तो देखो 164, इसको देखो आप, जब पहली संख्या का हर कितना है? 164। तो पहली संख्या के हर को देखें, 164 को काटो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2। देखो तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, 41 दूनी 82। देखो 41 से अब कटेगा ये, तो देखो यहाँ से 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के अलावा 41 भी आ रहा है, जो ये अभाज्य संख्या है। तो ये इसके गुणनखंड में 2 खाली आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और भी आ रहा है 41। तो मैंने क्या बताया था? 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तब तो वो संख्या शांत दशमलव वाली होगी, नहीं तो अन्यथा ये भी नहीं है। तो पहला भी ऑप्शन गलत। तो दूसरा ऑप्शन देखिए कितना? 131/30 है। ये जो 30 संख्या है, देखो 30 पे कौन 30 के अभाज्य गुणनखंड करो बेटा, तो 2 से काटो 15, अब 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 से देखो 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 भी आ रहा है। जब 3 आ जाएगा तो ये संख्या भी शांत दशमलव प्रसार वाली नहीं होगी। तो मैंने कहा या तो 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा अगर कोई भी पूर्णांक आ रहा है और कोई संख्या आ रही है, तो वो शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है विकल्प है तीसरा। तो तीसरे विकल्प में देखिए कितना है? 625 हर है। तो 625 वाले हर को देखिए, फैक्टर करके देखिए। 5 से काटो बेटा, 5 से कटेगा, 5 कम 5, कितना बचा? 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 5 पचम 25। फिर 5 से काटो, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटो, पचम 25 और 5 एकम 5। अब देखो इसमें आ रहा है 5 5 5 5 आ रहा है। तो मैंने कहा या तो 5 आए या 2 आए, या 5 और 2 दोनों आए, तो वो संख्या सारी पूरी शांत दशमलव संख्या प्रसार वाली होती है। कैसे होती है देखो, अब इसके हर में देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, 227/625। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 227
बटे 625। तो कैसे लिखेंगे 227 बटा 625 को कैसे लेंगे 5 की घात 4 के रूप में लिखेंगे। लेकिन अब इसमें हमें शांत दशमलव बनाने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ 2 नहीं है क्योंकि हमें 2 भी लाना पड़ेगा तभी शांत बना पाएंगे हम। तो कितना 2 की 4 की गुणा 2 की घात 4 की नीचे गुणा 2 की घात 4 की ऊपर गुणा कर दो। अब इस 10 के रूप में बन गया। तो जो भी ये संख्या आएगी वो अपनी गुणा भाग कर लेना आप लोग। 2 की घात 227 गुणा 2 की घात 4 बटे यहाँ कितना बन जाएगा 5 दूनी 10 की घात 4 बन जाएगा। और ये जो भी संख्या आएगी उसमें ये शांत दशमलव वाली हो जाएगी। तो उस 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, वो वहीं पर शांत हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग, आप पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रकार 16वां सवाल देखिए, पढ़िए कितना आया। परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम सीधे से बात बता देंगे, 12 जो हर होता है उसी को हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। जो न्यूनतम गुणनखंड होता है उसी पर वो समाप्त हो जाता, उसी उतने ही अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। देखो ध्यान दो। तो 16वें जो का सवाल का जो हर है वो हमारा 1200 कितना है 50 है। ठीक है बेटा, तो इसको हल करें, इसको अभाज्य गुणनखंड करो बेटा, कितना आएगा देखो। 2 से काटो, इसको तोड़ लो, 2 से काट लो। चलो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर काटो 2 एकम 2, 125 बार आ जाएगा। ठीक है, 2 तियां 6, 2 तियां 6 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 एकम 2, ये 5 से नहीं 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। देखो 5 2 7, 7 6 13, 5 से सीधा सीधा कटेगा, 5 से 125, 125। अब आगे काटो बेटा 125, फिर काटो 25 पंजे 125, फिर काटो 5 25, फिर 5 से काटो 1। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तो देखो ध्यान से, तो इसका फैक्टर क्या हो निकला 2 गुणे 5 की घात 4। तो देखो ध्यान से देखो तो ये अधिकतम जो गुणांक होता है कितना है देखो ध्यान से। तो ये इतना ही 4 2 बनाना पड़ेगा, तो अधिक कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा, ये 4 अंक बाद समाप्त हो जाएगा। इतने ही 10 बन जाएंगे, 10 के इतने 0 बन जाएंगे, 4 ये भी 4 बनाने पड़ेंगे हमको। तो कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा 4 अंक बाद, 4 अंक बाद। आगे देखिए 17वां सवाल है, क्या है 3.27 पढ़ लो पहले कि 2.7 के ऊपर 12 है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं बता दूं आपको, जब भी इस टाइप का सवाल मिल जाए, अगर किसी भी संख्या पर दशमलव वाली संख्या पर दशमलव के बाद कोई बार लगा हो तो समझ लो पूरी अपरिमेय वो परिमेय संख्या होगी। क्यों, इसका ये शांत भी नहीं है, लेकिन कैसी होगी, ये शांत आवर्त वाली होगी, अशांत आवर्त वाली होगी। कैसी होगी, अशांत है और इसका जो क्रम बन रहा है एक क्रम, तो अशांत आवर्त वाली होगी ये संख्या। ठीक है, तो वो शांत आवर्त परिमेय संख्या के 2 प्रसार होते हैं, तो वो शांत होती है या अशांत आवर्ती होती है। ठीक है, तो कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती वाली। तो ये हमेशा कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो इसका विकल्प भी कौन सा सही हो जाएगा, बी, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए 18वां सवाल है आपका, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी। अब देखो यहां से इसको लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो ध्यान दो, इसके फैक्टर देखेंगे। शांत वाली कौन सी, इसमें 2 भी आए 5 भी आए। ठीक है, ये सारी चीजें आए। देखो इसमें करेंगे 3 भी आएगा, 3 7 21 होता है, 3 जरूर आएगा निश्चित। तो ये भी ये तो नहीं हो सकती है। अब देखा 2 तो आ रहा है, 5 भी, लेकिन 7 भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती है। देखो यहां से देखो ध्यान से, 17 ये तो हो ही नहीं सकती है। अगर 3125 को हम देखें तो देखो इसमें इसके फैक्टर करके देखें, 3125। तो देखो ध्यान से बेटा, तो 5 से काटो, मैंने बोला था 5 वाली संख्या है तो 5 से कटेगी या 10 से कटेगी। तो 5 से काटो, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से काटो 125, फिर 5 से काटो 25 पंजे 125, फिर 5 से काटो 25, फिर 5 से काटो 1 बार। तो देखो ध्यान से, इसमें 5 आ रहा है, तो मैंने कहा या तो हर में 5 आए या हर में 2 आ जाए या हर में 5 और 2 दोनों आ जाए, तब तो वो शांत दशमलव शांत प्रसार वाली परिमेय संख्या होगी।
नहीं तो अन्यथा वो इसके अलावा और कुछ आ सकता है और कुछ आएगा तो वो परिमेय संख्या शांत वाली नहीं होगी। ठीक है बेटा। तो ये कैसा विकल्प, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सी परिमेय संख्या होगी शांत दशमलव वाली, तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। तो अब हम यहीं पे आपकी क्लास आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट कल आपसे मिलेंगे। तो ठीक आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखें और विधिवत आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गुरुजी का मैथ, गुरुजी का GURU गुरु जी का मैथ, MATH, ये सभी कैपिटल लेटर में है शुरू वाले अक्षर, गुरुजी का मैथ, इस नाम से आप चैनल को सर्च करेंगे। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे हमारे सपोर्ट बनाए रखें और इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ आगे भी इसको बढ़ाएं। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।